वेस्टीज को स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत सारे ड्रीम्स लिए थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत विश्वास हुआ क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है वेस्टीज ने। एंड मैं देखती थी कि मैं और मम्मी मेरी इंस्पिरेशन है। एंड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड जब मैंने देखा कि मेरे घर में बहुत सी दिक्कतें वगैरह थोड़ी सी थी एंड हम लोग तैयार होके जाते थे तो तैयार होके हम ऑटो वगैरह पकड़ते थे या फिर ओला वगैरह करते थे, तो मेरा भी कभी सपना था। एक बार मम्मी ने मुझसे ऐसा बोला कि ये कार जो दिख रहा है एक बार मेरा बेटा यहाँ पे बैठेगा और मैं बगल में बैठ के मैं जा रही होंगी। उस दिन मैंने ये ड्रीम बना ली कि ये कार मैं लेके आऊंगी और मम्मी ये मैंने आपके बर्थडे सोच पाते हैं। एंड एक बहुत अच्छी, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे दिमाग में जैसे शिवम गोस्वामी सर की लाइन थी वैसे मेरी भी लाइन थी कि शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और पति के आने से पहले करोड़पति बनूंगी मैं। फील हो रहा है। एंड सब लोग सोचते हैं कि हमारी जो कार आएगी वो हमारे दहेज में आएगी। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ लड़की ही दहेज है। तो अच्छा लग रहा है। एंड 2,37,000 महीने का चेक है मेरा। जितना लोग दहेज में देते हैं उतना मैं खुद अर्न कर रही हूँ। एंड बहुत ही जल्दी बहुत ही ऊपर पहुँचने का प्लान रहा है। मेरी पूरी टीम के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी ऑल अप्लाइंस जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया, मेरी लवली टीम। थैंक यू आंटी जी। एक बार आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत गर्व हो रहा है अपनी बेटी पे। सबके यहाँ लोग बेटे की ख्वाहिश करते हैं कि बेटा सब चीज करेगा, मेरा सब काम मेरी बेटी, जितना मेरे बेटे के लिए करता है उतना मेरी बेटी कर रही है। एक बार फिर से जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज पूर्णिमा जी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने एक यंग स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ वेस्टीज बिजनेस के अंदर एक बहुत ही कामयाबी का मुकाम हासिल किया। तो फ्रेंड, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके बीच में वेस्टीज यूथ आइकन पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा जी, ऑल योर स्टेज। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड बहुत ही ज्यादा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि आपका कॉल आया। सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी टीम से मिलना हो पाएगा मेरा और विटनेस कर पाऊंगी, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आई सो कि आप सब लोग भी मुझसे मिलने के लिए उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। एंड डेफिनेटली मैं आज यहाँ पे इतने सारे सीनियर लीडर्स मेरे सीनियर से प्रेजेंट हैं। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सर मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे आपकी टीम में आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड सच्ची में सर आज आपने जो अभी वो टाइम में जी रही थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये देख के कि उस टाइम पे क्या मोमेंट था, क्या मेरी लाइफ में उस टाइम पे कैसी आईज थी मेरे मॉम की, किस तरीके से मेरी आईज थी, किस तरीके से हम एक दूसरे को देख रहे थे। वो पूरा मोमेंट ऐसे आंखों के सामने आ गया जैसा आपने अभी अभी दिखाया। थैंक यू सो मच सर। एंड आई होप सो आज यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे होंगे। एंड आज का टाइम चल रहा है जैसा हमारे पूरे वर्ल्ड में टाइम चल रहा है, इंडिया में टाइम चल रहा है, डेफिनेटली आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो यस, जैसा सर ने बताया, यस मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। एंड आज बहुत सारी पिक्चर्स तो शायद सर ने दिखाई दी हैं, तो मैं शायद थोड़ी सी अपनी जर्नी ब्रीफ में बताऊंगी सो दैट कि हम कुछ ऐसा सीख सकें जो हमारे लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरीके से उस पर वर्क करके हम अपनी बिजनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ में अपनी टीम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ बताते हुए, मेरा जो जन्म है, मेरा जन्म इलाहाबाद मांडा के छोटे से गांव में हुआ है। एंड
कच्चा घर था मेरा। कच्चा घर जो था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी। तो ऐसे घर में थी, मैं फैमिली में बिलोंग करती थी। और कहते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन सक्सेसफुल होता है, यस, कोई पर्सन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचता है, वो पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, तो क्यों उसकी जर्नी इतनी मिजरेबल होती है? ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि उसकी जर्नी में ऐसा हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मैंने कहीं पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद में लोग मुझे ज्वाइन करने लग गए, बहुत अच्छी जर्नी हुई मेरी, और ज्वाइन करने के बाद में लोग मुझसे पूछने लगे कि करो, कैसे कैसे कर रहे हो, उसके बाद में मैं बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों उनकी जो जर्नी होती है वो इतनी ज्यादा मिजरेबल होती है? तो मुझे लगता है कि यस, वो होती है भूख, सक्सेस को पाने की भूख। अगर जिसके अंदर में भूख नहीं होती है अपने सक्सेस को पाने की, वो कभी भी सक्सेस को पा नहीं सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम से, बहुत सारे लोग होते हैं जो इग्नोर करके चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसको फेस करते हैं। यस, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही एक फेज आया था जिसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। यस, बहुत शॉर्ट एज में मेरी, जब मैं 8 साल की थी, 8 साल की एज में ही मेरी फैमिली के एक मेंबर के साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा वर्स्ट फेज हो रहा है। सबसे ज्यादा वर्स्ट फेज क्यों? क्योंकि मेरे फादर की उस वक्त तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनको लिवर कैंसर, लास्ट स्टेज में मुझे पता चला कि उनको लिवर कैंसर है। और वो वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम था। मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपके पास में फैमिलीज हैं, आपके पास में आपके सारे आर्गन्स वर्किंग हैं। बिकॉज मेरे साथ में ये सीन हुआ था कि उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं था कि मैं बहुत बड़ी इलाज करा सकूं या फिर बहुत अच्छा कुछ अपनी फैमिली को वो सारे फैसिलिटीज वगैरह दे सकूं जो उनकी डिमांड है। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसी लग रही थी कि मैं सर, अगर पीछे से आवाज आ रही है, कोई पर्सन अपना जरा अगर म्यूट कर सकता है। यस, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा डिस्टरबेंस कॉज हो जाता है इससे। तो ऐसा कुछ फेज आया, एंड ऐसा फेज आया मेरी लाइफ में कि जब मुझे लग रहा था कि नहीं, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट फेज है। बिकॉज एक मतलब एक बेटी और एक फादर का रिलेशन क्या होता है, ये शायद वो फादर समझ सकता है या वो बेटी समझ सकती है जिसने अपने फादर को खोया हो। यस, वो मेरी लाइफ में वो फेज आया कि जिस टाइम पे मेरी मॉम का वेट जो था वो 25 kg हो गया था। और हम जा रहे थे, जिन रिश्तेदारों की आप बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनके पास में मैं गई थी। और मैं गई थी, मैंने हेल्प मांगी और ये भी बोला कि मेरे 2 छोटे भाई हैं, एंड कुछ खाने वगैरह को हो सकता है, चीजें हो सकती हैं। तो कुछ हेल्प नहीं मिली। और जब कुछ हेल्प नहीं मिली ना, तो उस चीज का रियलाइजेशन हो गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब पैसा बोलता है। तो ये बात समझ में आ गई। उस दिन मैंने जिद ठानी कि लाइफ में ये टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। और मेरे नाना जी वहां से इलाहाबाद से मुझे लखनऊ लेके आए। और जब लखनऊ लेके आए तो फिर जैसे मेरी मॉम को मेरे पापा की जॉब ज्वाइन करनी थी। तो मेरे पापा की जॉब ज्वाइन करनी, तो जिस टाइम पे हमें उनकी जरूरत थी, जिस टाइम पे उनको खुद अपने आप को संभालने की जरूरत थी, उस टाइम पे उन्होंने पुलिस की जॉब की ट्रेनिंग की। यस, उनको मेरे फादर पुलिस में थे, तो उनकी जॉब उनको मम्मी को ट्रांसफर हुई क्योंकि अपने बच्चे को आगे पढ़ाना था, लिखाना था। वो रोने का टाइम नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अफसोस जाहिर कर सके, उसके ऊपर रो सके। और तुरंत जाके पुलिस की ट्रेनिंग में उनको हर्डल्स, मतलब जितनी हाई जंपिंग वगैरह सारी, जितनी गोला फेंकने वाला, बंदूक चलाना, हर एक चीज करना पड़ा। कहते हैं आज इतनी ज्यादा टफ वुमेन कैसे हो सकती हैं? एक मदर से ज्यादा टफ कोई पर्सन नहीं होता। डेफिनेटली आज यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स होंगी जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को रेडी हो जाती हैं। इतना ज्यादा टफ टाइम था वो मेरे लाइफ का कि कहते हैं ना कि मैम आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? बिकॉज ये चीजें मैंने अपने इनहेरिट की हुई अपनी मॉम से, कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ उनके पास में थी कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई, वो अपने बच्चों के लिए वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे। वो 2 साल हम बिना मम्मी पापा के रहे। और उस टाइम पे मेरे नाना जी जो थे, ऐसा एक्स्ट्रा कोई रूम तो बना नहीं था। तो उनके छत पे एक छोटा सा रूम था, जितना आपका वॉशरूम होता है उतना बड़ा उनका रूम था। और तख्त हमने लगा रखा था, उसके नीचे हमने मसाले के डिब्बे रखे हुए थे।
किनारे में एक सिलेंडर रखा हुआ था जिसके ऊपर हम खाना वगैरह बना के मैं खिला वगैरह रही थी। तो ये फेज था, ये वो फेज था लाइफ का कि जो मुझे सिखा रहा था कि नहीं, ये टाइम दोबारा नहीं आना है। ऐसी चीजें हो रही थी और मैंने पूछा अपने नाना से और अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा, जैसा कि मुझे, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे सकूं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस गाड़ी में रहूं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस घर में रहूं, मैं भी चाहती हूँ कि इस टाइप की जिंदगी में न जीऊं, क्योंकि जिस तरीके से टीवीज वगैरह में हम देखते आ रहे थे वैसी जिंदगी मुझे चाहिए थी। तो जैसा होता है कि सबका मास्टर प्लान होता है, यस मेरी फैमिली का भी एक मास्टर प्लान था और उन्होंने बोला कि अगर पढ़ाई करो तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, अपनी फैमिली को तुम सपोर्ट कर पाओगी। और क्योंकि घर में बड़ी थी, बड़े बेटे का फर्ज निभाना था, यस उन्होंने यही बोला कि पढ़ाई करो। और डेफिनेटली जब लड़की को पता चल जाता है कि किस चीज किस काम को करके वो अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकती है, तो वो काम करने में वो अपनी जी जान लगा देती है। यस मुझे भी पता चला, तो मैंने 10th क्लास में 96% स्कोर किया। 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। एंड उसके बाद में मेरा जो इंटरेस्ट था वो फैशन डिजाइनिंग था। और फैशन डिजाइनिंग में मैंने जो इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज होता है निफ्ट, NID एंड पर्ल, वो क्वालिफाई किया। यस मैंने बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई किया, लेकिन क्या फायदा हुआ, एक सेमेस्टर की फीस जो थी वो 80,000 थी, जो मेरी फैमिली के पास में नहीं थी। यस ऐसा बहुत बार होता है कि हमें अपने ड्रीम्स को तोड़ना पड़ता है। हम जितने यूथ हैं आज यहाँ पे, कितने ज्यादा आइडियाज होंगे सारे यूथ के पास में, लेकिन उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास में एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं होते। और एक मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई दोनों साथ में पड़ गई और उसमें दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना ही था, तो आपको पता ही होगा किसने कॉम्प्रोमाइज किया होगा। यस मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। एंड ऐसे टाइम मेरे लाइफ में आया, माँ से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता जब अपने बच्चे को मना करती है कि मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ा सकती, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसने खुद से कोई ऐसा एसेट नहीं बनाया होता है जिससे वो अपने बच्चों के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती है। वो डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने फादर के ऊपर। लेकिन मैंने ये चीज देख ली कि यहाँ पे मेरे ड्रीम्स सारे साबोटाच हुए हैं, तो मैं किसी और के नहीं होने दूंगी। मेरे दोनों छोटे भाइयों को मैं पढ़ाऊंगी। इस बात का मैंने लिया कि नहीं, उनके ड्रीम्स नहीं टूटने चाहिए, चाहे मेरे टूटे हैं चाहे कुछ नहीं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की और क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे तो मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी हुई। और रैंकिंग बहुत अच्छी होने की वजह से 80,000 में मेरा 4 साल का बीटेक हुआ। यस 4 साल का बीटेक हुआ। और जब बीटेक के लास्ट ईयर में थी ना, जैसा आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक यूथ के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी चल रहे थे। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? क्योंकि ये रिसेशन टाइम, जो इकोनॉमिक रिसेशन टाइम आज चल रहा है, वो टाइम कि जब जॉब की अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी, जब वो सारी चीजें चल रही थी, वो पहले भी चल रही थी, लॉकडाउन से पहले। मैं देख रही थी कि एमटेक बीटेक करने वाला और एक्सपीरियंस पर्सन वही काम को करने में जब 10,000 में रेडी हो जा रहा है, वो पर्सन मुझे क्यों जॉब देगा? ऐसा क्यों होगा कि कोई टॉपर को नहीं देगा? ऐसा क्यों होगा कि एसएससी जेई की अगर मैं प्रिपरेशन करती हूँ, गेट की प्रिपरेशन करती हूँ, तो पैसा मैं कहाँ से लूंगी? मैं मेड इजी की पेमेंट फीस पता करके आई थी, 65,000 रुपीज इनकी फीस थी। मैंने पता किया तो मुझे लगा कि यार इतनी फीस अगर मेरी फैमिली देगी और अगर 1-2 नंबर से भी अगर मैं छूट जाती हूँ तो फिर क्या होगा? क्या मेरा कोई बैकअप है? नहीं। जैसा आज लॉकडाउन रिसेशन टाइम चल रहा है, आपने देखा होगा कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी शॉप्स, ज्वेलरी की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, अलग अलग टाइप की शॉप्स हैं, उनको कहाँ से पैसा आ रहा है? और ये टाइम हमारी लाइफ में तब भी आता है उस टाइम पे जब हमारे घर का अर्निंग मेंबर बीमार पड़ जाता है। यस ये टाइम तब भी आता है और हमें सैलरी देने वाला, हमारे घर को खिलाने वाला कोई नहीं होता है। आज इतने टाइम से लोग जॉब कर रहे थे, यस बहुत टाइम से लोग जॉब कर रहे थे, कोई 20-20 साल से कर रहा था, कोई 15-15 साल से कर रहा था। लेकिन मुझे एक बात जाननी थी कि सिर्फ 2 महीना, सिर्फ 2 महीना अगर लॉकडाउन रहा, सो 2 महीने के अंदर में ऐसी कंडीशन आ गई कि हम अपने फैमिली को खिला नहीं सकते, ऑफिस ओपन करना जरूरी है। सिर्फ 2 महीने में वो चीजें खत्म हो गई। इतना पैसा नहीं था कि हम अपनी फैमिली को 2 से 3 महीने तक खिला सके। ये जॉब की सिक्योरिटी थी। 50 मिलियन जॉब्स ग्लोबली स्टेक पे आ चुकी हैं। 50 मिलियन जॉब्स अभी का जो डाटा मैं देख के आ रही हूँ। और जीडीपी रेट जो बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, उसी वजह से इतना गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन अभी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें मुझे पता थी। तो कहते हैं ना कि जब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है तो ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाता है।
यस, मेरी लाइफ में मेरे अचानक से एक फ्रेंड को, मेरे स्कूल फ्रेंड को मेरी याद आई, और अचानक से याद आई तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। एक बहुत ही ज्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी, यस, मेरे लाइफ में वेलकम हुआ। एक कहते हैं ना कि एक साक्षात एक गॉड की तरह एक वेलकम हुआ। यस, रजनीश कुमार रोशन एंड दिनेश करदम सर का। यस, दे आर माई अपलायंस एंड उनका वेलकम हुआ और उनसे मेरा मिलना हुआ। और क्योंकि मैं बहुत सी कंपनीज देख रही थी, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस मुझे जॉब से और ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं मिल रहे थे, तो हालांकि कोई और ऑप्शन था नहीं, और मैंने अप्रोक्स में बहुत सी कंपनीज देखी हुई थी, और मेरे दोस्त किसी में बढ़ रहे थे, किसी में नहीं बढ़ रहे थे, कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो वो पर्सन भी मेरे लाइफ में आए, और उन पर्सन ने जो मुझे प्लान दिखाया, यस, वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। एंड इस तरीके से मेरी लाइफ में 6 जून 2018 में वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आया। एंड उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, सारी चीजें बताई, तो हालांकि कहते हैं ना कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने आपके सर पे शनि विराजमान होते हैं। ये ऐसा भी मेरे साथ में हुआ, और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो खुराफात दिमाग को थोड़ा सा था ही, तो मैंने सर से कुछ ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, जो हमें भी हो सकता है कि आप लोग भी पूछते होंगे अपने सीनियर से। मैंने उनसे पूछा, सर आप कह रहे हैं आपकी कंपनी नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी, हर कोई दूसरा यहाँ पे आ जाता है नंबर 1 कंपनी बताने के लिए अपनी कंपनी, आप अपनी कंपनी की बुराई थोड़ी ना करेंगे, तो आप बताइए कैसे आपकी कंपनी नंबर 1 पे है, कोई बेस तो होगा आपका। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछे, और सर ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे आंसर किया कि जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में इकलौती इंडिया की कंपनी है जो टॉप 100 में है, तो इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी। तो ये आंसर जान के मैंने कहा ठीक है, ओके, नंबर 1 पे है। फिर उन्होंने बोला कि 4000 से ज्यादा अचीवर्स, तो मैंने कहा कि इतने ज्यादा अचीवर्स कहाँ हैं, दिखाइए जरा। तो उन्होंने अपने सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह अपने लास्ट के 6 मंथ्स के दिखाए, और वो देख के कहीं ना कहीं एक बिलीव हुआ कि हम कॉलेज जब सेलेक्ट करते हैं तो प्लेसमेंट देख के सेलेक्ट करते हैं, तो हम कंपनी जब सेलेक्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग जो हो वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो लाइफ में कहते हैं ना कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, चैलेंजेस तो आते हैं। तो पहला चैलेंज तो हर पर्सन को अपने घर से ही मिलता है। मेरी मॉम ने मुझसे बोला कि जो तुम सामान लेके आई हो, क्योंकि मैं बता तो सकती नहीं थी, पहले ही हमारे फॉलोअप हो गया था मेरी तरीके से कि मतलब बताना नहीं है, तो मैंने बता तो सकती नहीं थी, तो मैंने प्रोडक्ट्स लाए, यूज कराए। एंड जब यूज कराए तो फिर उन्होंने बोला कि जो दुकान लाई हो, कहाँ से लाई हो, ये सारा दुकान लो और अपनी दुकान लेके चली जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जो शैम्पू आई हो ना, ये सब जहाँ से लेके आई हो वहीं लेके तुरंत चली जाओ। तो ऐसा उन्होंने मुझसे बोला, लेकिन मैंने उनसे बोला कि नहीं मम्मी, इसमें बहुत अच्छा है, एंड आपके पास कोई और रास्ता है तो मुझे बताओ जहाँ से ये सारी चीजें मिल सकती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज ग्रैंड पेरेंट्स नहीं कर पाए वो अपने बच्चों को करवाते हैं, जो पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो ये लाइन मुझे और आगे परस्यू नहीं करनी थी, तो इसको यहीं पे स्टॉप करना था। तो मैंने कहा जिद तो टाल ली, और हम सबको कहीं ना कहीं रिजेक्शंस की आदत है। यस, हम सबकी लाइफ में रिजेक्शंस आता है। बचपन में हमको किस चीज के लिए मना किया है, हाँ मम्मी ने तुरंत रिजेक्ट किया, लेकिन हम क्या करते हैं, जिद करते हैं। जब हमें किसी चीज की डिमांड होती है तो वो हमें मना करते हैं, लेकिन हम जिद करते हैं। तो मुझे भी कहा कि यहाँ पे अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए थोड़ा ना थोड़ा तो जिद करना पड़ेगा, और मैंने जिद की। लेकिन जब मैंने उनसे पैसे मांगे, क्योंकि मैं 11th क्लास से ट्यूशंस पढ़ा रही थी, तो मेरे पास में कुछ अमाउंट तो था ही, लेकिन जब मैंने उनसे पैसे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मम्मी मुझे रोक रही हो या फिर मुझे करने का रीजन दे रही हो। यस, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास में जानने वाले लोग भी हैं, किसको जाके बताओगी। मैंने कहा मुझे रोक रही हो या फिर रीजन दे रही हो करने का। फिर उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें बात करना भी आता है, कितने लोगों से बात की है तुमने आज तक, तुम्हें पता है कितने बात करनी पड़ती है इसमें। क्योंकि मेरी मम्मी पहले से एक कंपनी में थोड़े टाइम के लिए कर चुकी थी। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, रोक रही हो या फिर रीजन दे रही हो। तो ये क्वेश्चंस आए, और मैंने अपनी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस थे उनको अपना वाई में कन्वर्ट किया। यस, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, कोई भी लोग जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं,
तीन बहुत मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। पहला, उनको कंपनी पे बिलीफ नहीं होता, और ये बिलीफ मैंने स्टार्टिंग मंथ्स में ही मैंने कवर अप कर लिया था। अपने सारे सीनियर से जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स अपने आप ही ले लिए थे, और अच्छे तरीके से इस बिजनेस में उतरी थी कि मुझे छू के नहीं छोड़ना है। जो पर्सन होते हैं जो छू के छोड़ देते हैं, उनके साथ में क्या होता है, नमूना बन के रह जाते हैं। कि कभी घर में अगर कोई पर्सन है जो है कभी कोई दूसरी कंपनी का नाम आया तो हमारे घर में हमको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये देखो इन्होंने भी किया था। तो ये नहीं बनना था मुझे लगा था कि दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल होते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं। तो अनसक्सेसफुल की लिस्ट में मैं शामिल नहीं होना चाहती थी, मैं सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहती थी। तो मैंने देखा, पहला कंपनी बिलीव, यस, कंपनी को लेके मैंने बिलीव किया। सेकंड, मैंने बिलीव किया अपने अपलाइन के ऊपर कि क्या वो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, यस, उनके ऊपर बिलीव किया। और थर्ड बिलीव मैंने खुद पे किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। जब मैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं इस बात का बिलीव रख रही थी कि मैं पीडब्ल्यूडी या नगर निगम में करूंगी। जब एमबीबीएस कर रहे हैं तो फिर हम बिलीव रखते हैं कि हम सर्जन और डॉक्टर बनेंगे। तो जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हम इस फील्ड में क्यों फेलियर्स को देखते हैं, हम इस फील्ड में उनको क्यों नहीं देखते हैं जो टॉप पे पहुंच रहे होते हैं। क्या वो जो टॉप पे पहुंच रहे होते हैं वो ऐसे ही पहुंच रहे होंगे? नहीं। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि नहीं, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट पता किए, 25 कंपनीज का प्लान देखा मैंने, और उस प्लान से मुझे पता चला कि ये जनरेशन प्लान है। पूरे वर्ल्ड में 99% लोगों के पास में जनरेशन प्लान है जिसपे कंपनी वर्क कर रही है। और बहुत ही अच्छा लगा, स्टार्ट किया, लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। यस, डेफिनेटली मुझे 11 बजे से पहले की परमिशन नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, और शाम में 5 बजे के बाद की परमिशन नहीं थी कि मुझे घर से बाहर निकलना है। गर्ल थी, तो बीइंग अ गर्ल बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एंड यहाँ से मैं कानपुर, एवं लखनऊ से कानपुर का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, वो भी पार करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कहीं ना कहीं माइंड जब सेटअप हो जाता है, माइंडसेट सेटअप हो जाता है, तो कोई रोक नहीं सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी सफलता की कहानी क्या होगी, लेकिन उसमें ये पता था कि कहीं ये नहीं लिखा होगा कि पूर्णिमा सिंह ने हार मान ली। यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार मान लेते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना चाहिए। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने धीरे धीरे अपनी लर्निंग पे फोकस किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, मैंने किस पे फोकस किया कि कला कमाने पे। मैंने देखा था कि कहीं पे ये लिखा हुआ था कि भाई वो पर्सन थे वो जो बहुत अच्छे पेंटर थे, उनकी सारी पेंटिंग्स जल गई थी, और बहुत सारे लोग उनको अफसोस जताने पहुंचे थे। तो उन पेंटर ने कहा था कि इन पेंटिंग्स को बनाने में मुझे 2 साल लगे थे, लेकिन अब जो कला आ गई है, इन पेंटिंग को बनाने में मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे। तो ये जो कला आ गई कि आज कहीं ना कहीं 5-5 ज्वाइनिंग्स हो पाती हैं, वो इसी वजह से कि मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स पे फोकस किया। तो मैंने जब फोकस करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मेरा चेक आया 139 रुपीज का। यस, 139 रुपीज, और लोगों ने मुझे बहुत आदर सत्कार दिया, और मेरे गले में बिल्कुल हार वार माला वाला पहना के मेरा एकदम ग्रैंड वेलकम किया। यस, डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, और डेफिनेटली मजाक बनाया जाता है। कौन से सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी आप मुझे बताएंगे जिसका मजाक नहीं बना? यस, डेफिनेटली मजाक बनना ही था। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर मजाक बन रहा है दैट मीन्स कि मैं सही रास्ते पे हूँ। और जब मैं सही रास्ते पे मैं आगे चलने चली गई और लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, मैंने कहा कि भाई तुम्हारे 139 रुपीज कभी आए थे? पैसों, अपने फादर के पैसों के ऊपर घमंड मत करो, अपने पैसों का बताओ मुझे कि तुम्हारे खुद के पैसों से कभी आया इतने पैसे? 22 साल पढ़ाई की है ना तुमने, 22 साल पढ़ाई करने के बाद में कितने पैसे तुम्हारे हाथ में थे? तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने अपनी बातें रखी, और उसके बाद में मैंने काम करना शुरू किया। मोस्टली मेरी जो टीम है वो स्ट्रेंजर्स बेसिस पे बेस्ड है। एंड जब स्ट्रेंजर बेसिस पे मैं काम करने स्टार्टिंग में गई थी, मेरे ऊपर कोई अपलाइन नहीं थी जो मुझे गाइड कर सके, गर्ल अपलाइन। यस, तो स्ट्रेंजर बेसिस पे मैं जब प्लान दिखाती थी, जब मैं बात करती थी इंस्टा से, फेसबुक से, तो लोग कॉन्वर्सेशन को अलग ही मायने में ले चले आते थे। बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स होंगी उनके साथ में ऐसा होता होगा कि उनकी कॉन्वर्सेशन अलग ही जो बॉयज होते होंगे अलग ही सेंस में लेके चले जाते होंगे, और उससे वो रिजल्ट नहीं निकलता होगा। लेकिन मुझे तो पता था कि इसका सोल्यूशन किसको निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आने वाले टीम में अगर कोई भी गर्ल के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कम से कम जिस चीज का अफसोस मुझे था उस चीज का अफसोस उसे नहीं होना चाहिए। कि मुझे नहीं पता कि इस तरीके की सिचुएशन में काम कैसे किया जाता है। मैं इसलिए काम कर रही थी कि मैं लाखों लोगों की हिम्मत बन सकूं कि अगर ये लड़की कर सकती है ना तो मैं भी कर सकती हूँ।
मैंने सोल्यूशन निकाला, और मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैंने हाय हेलो करने की जगह मैंने उनको गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम करके एड्रेस करना शुरू किया, एंड प्रोफेशनली बात करनी शुरू की। और जब प्रोफेशनली बात करनी शुरू की तो प्रोफेशनली अलग तरीके से, कभी रूड होता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनली मैं बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता था ये लॉ ऑफ एवरेज का गेम है। मुझे नहीं पता कि सारे लोग किस तो स्टार्ट करें या ना करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस प्रोफेशनल बिहेवियर को तुरंत समझेंगे और स्टार्ट करेंगे मेरे साथ में, और समझे भी और किया भी। स्टार्टिंग में होम मीटिंग्स करनी शुरू की, धीरे धीरे छोटे छोटे एरियाज में गई, जमीन पे भी बैठ के। मेरी एज जो कहते हैं ना, बचपन में मैंने कोई प्री नर्सरी नर्सरी केजी क्लास नहीं की, डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था, इसीलिए बहुत शॉर्ट एज में मेरी जो अचीवमेंट हो रही है। धीरे धीरे काम करना शुरू किया, 600 हुआ, 900 रुपए हुआ, 2000 रुपए हुआ, डायरेक्टर बनी, ये 16,000 रुपए हुए, 24 हुए, 29 हुए, और धीरे धीरे मेरा चेक बढ़ता गया, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स पे काम करती गई। जितना स्किल्स पे काम करते गई, पैसा अपने आप पीछे घूम के आया, और जब पैसा घूम के आया तो 1 लाख रुपए आया, और 1 लाख से जो मेरा आज हाईएस्ट चेक है, ये 2,37,000 महीना। यस, आज कहीं ना कहीं मैंने, अगर मैं उस चांस को कभी लेती ही नहीं, यस, आज यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग इस चीज के लिए ब्लेस्ड हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आ चुका है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता भी नहीं है। यस, आप सेलेक्टेड पर्सन है जिनकी लाइफ में ये प्लेटफॉर्म आया हुआ है, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि लोगों की रिटायरमेंट तक 1 लाख की इनकम हो पाती है, लेकिन 2,37,000 महीना जस्ट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में मैं आज अर्न कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा आएगा, लेकिन मुझे पता था कि इसके हाफ का हाफ भी आता है तो मेरा जा क्या रहा है। कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। और डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में हम अपने जो ड्रीम्स देखते हैं वो अपनी फैमिलीज के लिए देखते हैं। मेरी लाइफ में भी वो ड्रीम आया जब मैंने जो सोचा हुआ था। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि रियलाइजेशन नहीं होता है। यस, जब रियलाइजेशन नहीं होता है, जब आपकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार होता है और आपको जाके रिक्शा पकड़ना पड़ता है। यस, रिक्शा पकड़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहीं से मिल जाए, नहीं मिल रहा होता तब उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं रियलाइज होता है कि जब कहीं ना कहीं हमारे घर की लेडीज जो है तैयार होने के बाद में किसी और की गाड़ी में बैठने के लिए वेट कर रही होती है ना, तब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे जो घर की लेडीज होती है, जब बाहर जाके ऑटो नहीं मिल रही होती है, रास्ते में खड़ी होती है, वेट कर रही होती है, उस टाइम की इनसिक्योरिटी क्या होती है। आपको नहीं पता होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा, मुझे रियलाइज होता है बीइंग अ गर्ल, कि जब हम रोड पे खड़े होते हैं और हम वेट कर रहे होते हैं ना कि कोई ऑटो रिक्शा रात के 6 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे मिल जाए ना, उस टाइम की फीलिंग क्या होती है ये हम समझ सकते हैं। और अगर हमारी फैमिलीज में गर्ल्स एंड लेडीज हैं, यस, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा कोई व्हीकल उनको तैयार करके दें जिससे वो खुद ड्राइव कर सके। और मेरे लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी, चीजें आई थी, और डेफिनेटली मुझे कुछ अपनी फैमिली के करके देना था, अपनी फैमिली के ऊपर बोझ नहीं बनना था। डेफिनेटली मैंने जो अपनी मॉम का बर्थडे था, एंड 27 जनवरी 2020 को मेरी मॉम का बर्थडे था, एंड मैंने अपनी मॉम के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था। उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड मैंने जब प्लान किया तो यस, 20 लाख की टाटा हैरियर, यस, मैंने अपनी फैमिली को गिफ्ट की। और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, आज बताते हुए भी मुझे बहुत ही गूज़बम्स आ रहे हैं कि मेरे लाइफ का वो सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट था। वो ऐसा मोमेंट था जिसमें मैं उनको देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड मैं आपको बताऊं, ये जो घर मेरा बना है, ये 9 लाख का घर बना है, वो भी 3 साल 4 साल पहले बना है, क्योंकि उससे पहले मैं अपने नाना के घर में ही रहती थी। और 9 लाख के घर के सामने 20 लाख की गाड़ी, यस, 20 लाख की गाड़ी मैंने लाके खड़ी की अपने घर के सामने। आज इस प्राउड मोमेंट को जो मैं जी पा रही हूँ, इस प्राउड मोमेंट, क्या फायदा है 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में लग्जरी कार लेने का क्या फायदा। मजा तो तब है ना जब आप कॉलेज लाइफ खत्म होते होते तक अपनी फैमिली को लग्जरी कार में बैठा सको, मजा तब आता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और डेफिनेटली लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि आज ऐसी ऐसी कंडीशंस में अपनी लाइफ में ला पाई। और जो लड़की, इवन आपके साथ में तो था कि आप नाना नानी के घर चले जाते हो गर्मी की छुट्टियों में, मेरे पे तो नानी नानी के घर में ही रहती थी, तो बहुत सी सिचुएशंस आई थी। तो अच्छी बात है कि छुट्टियों में जो कंपनी हमें लेके गई, वो कंपनी हमें लेके गई थाईलैंड में, और डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मजा आया। वहां पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की, एंड
जान हथेली पे आ गई थी। ऊपर जब हम लोग को उड़ा के लेके पैरासेलिंग में लेके गए थे, हमें लगा कि पता चले वहां से अगर थोड़ा सा भी डिप कराने के लिए वो नीचे से झुका रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी, और ऐसा लगा। बनाना बोट में तो उन्होंने डिप करके पूरा हमें उल्टा कर दिया था। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज करने का मौका मिला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सारा लाइफ में ये फेज आया, और डेफिनेटली वेरी नेक्स्ट टाइम मेरी फैमिली भी मेरे साथ में होगी। तो ये जो सारी चीजें जो मैं कर पा रही हूँ, ये सारी चीजें जो मैंने लाइफ में अचीव की, ये सब कैसे अचीव की, क्या क्या किस रोल पे, किस मॉडल पे मैंने वर्क किया। अगर मे भी हो सकता है कि मैं कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करूं तो मैं आपको बता सकूं कि क्यों इस बिजनेस में करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इस बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर मुझे यस सर, ये पिक आपको दिख रही है? यस मैम, विजिबल है। बिल्कुल ठीक है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। यस, नेटवर्क मार्केटिंग अदर लैंग्वेज में, और अगर फॉरेन की लैंग्वेज में देखेंगे तो रिलेशनशिप मार्केटिंग। यस, रिलेशनशिप मार्केटिंग फेज में हम हैं। आप देख सकते हो कि पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा जो है वो वर्ल्ड वाइड डाटा क्या कहता है। अगर मैं थोड़ा सा जूम व्यू में दिखाती हूँ, आपको बताऊं, $138 बिलियन की इंडस्ट्री जो है, जिसमें से $48 की इंडस्ट्री हमारी फूड की इंडस्ट्री है, $38 बिलियन की इंडस्ट्री मूवीज की इंडस्ट्री है, $13 बिलियन की इंडस्ट्री हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, $15 इंडस्ट्री हमारी म्यूजिक की इंडस्ट्री है, $23 बिलियन की हमारी वीडियो गेमिंग की इंडस्ट्री है। और ये सारी इंडस्ट्री मिला के, जितनी इंडस्ट्रीज है, ये सारी इंडस्ट्री मिला के सिर्फ टोटल हो पाता है $138 बिलियन। यस, इन सारी इंडस्ट्रीज का मिला के $138 बिलियन हो पाता है, जिसमें से हमारा कमीशन क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, यस, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो इसका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में जो सबसे ज्यादा टर्नओवर जा रहा है पूरा मिला के $183 बिलियन। यस, आप देख सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्रीज मिला के $138 बिलियन, और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ अखलौते मिला के $183 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें से $73 बिलियन वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यस, $73 बिलियन। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कहते हैं मैम की वेस्टीज के प्रोडक्ट कौन को यूज करेगा, लाइफबॉय जो यूज करता है, डव यूज करता है। मैं आपको बताऊं सर, अगर लाइफबॉय की मार्केट देखेंगे तो क्या लाइफबॉय की मार्केट छोटी है? नहीं। क्या डव की मार्केट छोटी है? लाइफबॉय वाला डव यूज नहीं करेगा, डव वाला लाइफबॉय यूज नहीं करेगा। लेकिन क्या दोनों की मार्केट छोटी है? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 30 करोड़ लोग भी लाइफबॉय यूज करते हैं, तो 30 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज, क्योंकि उसका कॉस्ट 10 रुपीज अगर है, तो 30 करोड़ मल्टीप्लाइड 10 रुपीज 300 करोड़ का बिजनेस करती है लाइफबॉय। जिसमें से आप मुझे बताओ कितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करती होगी? बहुत ही ज्यादा कम। हो सकता है कि वो किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख देती होगी, मतलब 10% हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करती होगी। लेकिन ये इंडस्ट्री 60% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि हमारी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। यस, इसीलिए यहाँ पे आज लोगों की इनकम 50 लाख भी है, 10 लाख भी है, 20 लाख भी है। तो लोग पूछते हैं ना कि जब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मैं उनको बताती हूँ कि ये इसलिए क्योंकि 60% जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, ये इंडस्ट्री हमें दे पा रही है। हम सब लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने अपना एक गेम प्लान किया होगा, एक टारगेट प्लान किया होगा, एक ये प्लान किया होगा कि हम लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स जो हम अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसकी वर्थ है और क्या हमें मिल रहा है? लेट्स सी, हम सबकी जो ड्रीम लाइफ है, ड्रीम लाइफ कितनी कॉस्ट करती है? आप सब लोग अपने सीनियर्स में वो चीजें इमेजिन कर पाते होंगे। देखते हैं, अगर मैं होम की बात करूं, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा सा घर मिले,
तो आप दिल्ली में भी जाके पता करना, एक नॉर्मल अच्छा सा घर जो है वो आपको 1 करोड़ रुपीस कॉस्ट करेगा। अभी यहाँ पे जब लखनऊ में ही 60 लाख 70 लाख की प्राइस चल रही है, तो डेफिनेटली दिल्ली एरियाज में तो जो करोड़ों में घर में होंगे। तो ये जो एक नॉर्मल घर की कीमत बता रही हूँ 1 करोड़ रुपीस। अगर मैं बात करूं आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपके अपने बच्चों के ऊपर पैसा वगैरह लगाने की, आपके घर की जितनी मेडिकल चीजें हैं वो सारी चीजों के ऊपर, तो हम सबके लाइफ में कम से कम 50 लाख रुपए तो हमारे पास में होने चाहिए कि हम अपने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सके, लिखा सके और उनको एक हेल्दी लाइफ दे सके। क्यों? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जैसे जो अच्छे कॉलेजेस वगैरह हैं वो कम से कम 15 लाख 20 लाख रुपए कॉस्ट करते हैं। अगर उनके पैसा पूछो अगर 4 ईयर का, तो इस तरीके से कॉस्ट करते हैं। तो कम से कम 50 लाख रुपए तो हमारे पास में होने चाहिए। आपको पूरा वर्ल्ड घूमना है, पूरा वर्ल्ड घूमना, तो डेफिनेटली 50 लाख रुपीस आपके पास में होने चाहिए कि आप पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरीके से घूम सको। और एक अच्छी लग्जरी कार हो चाहिए, तो डेफिनेटली कम से कम 50 लाख रुपए तो आपके पास में होने ही चाहिए। और जब इतने सारे चीजों का जब हम सम टोटल करते हैं तो आता कितना है? 2.5 करोड़। यस, 2.5 करोड़ रुपीस आते हैं कि इतना हमारे पास में होना चाहिए, सो दैट कि हम एवरेज, यस नीचे मेंशन्ड है, एवरेज लग्जरी लाइफ जी सकें, जिसको मैं कहूंगी एवरेज, जो बहुत ज्यादा भी नहीं है, एवरेज है। तो 2.5 करोड़ रुपीस होने नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास में हमें मिलता क्या है? जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें मास्टर प्लान किया जाता है, जिसके ऊपर आधी दुनिया काम कर रही है। यस, ये सिस्टम तो हमारे अंग्रेजों से साथ में आया हुआ है, स्लेवरी का। तो उसमें क्या बेनिफिट है? एवरेज इनकम। हर कोई इंसान चाहे 50,000 इनकम कर रहा हो, 60,000 इनकम कर रहा हो, अगर मैं मानती हूँ तो वहां पे मैंने काउंट किया सबसे मिनिमम कितना आपको चाहिए होगा। यहाँ पे मैं काउंट करती हूँ आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा। 30,000 मैं मान लेती हूँ कि 30,000 रुपए आप सेव कर रहे हो। यस, 30,000 रुपीज अगर आप सेव कर रहे हो, तो अगर 12 महीने तक लगातार सेव कर रहे हो तो कितना रुपीज हुआ? 3.6 लाख पर एनम। यस, और 3.6 लाख पर एनम को अगर मैं 30 साल आप लगातार मेहनत करते हो, पहले तो हालात तो मैं आपको बता दूं 30,000 रुपए जल्दी कोई सेव नहीं कर पाता है, ठीक है। और हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो ही जाता है कि हमारे जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ कि 30 साल आप मेहनत करते हो, 30 साल मेहनत करते हो, 3.6 लाख रुपए एक साल में बताते हो, तो कम से कम 1.08 करोड़ आपकी जो इनकम जो सेव होगी, सेव वर्ड यूज कर रही हूँ, अर्न तो यूज कर ही नहीं रही, सेव वर्ड यूज कर रही हूँ कि 1.8 करोड़ रुपीस आप इतना बचा पाएंगे। ड्रीम लाइफ को कितनी चाहिए थी? 2.5 करोड़ मिनिमम। और आपकी अर्निंग के थ्रू जो मैक्सिमम पैसा मिल रहा है वो कितना हो रहा है? 1.08 करोड़। क्या आपको लगता है कि इस पैसों से आप कभी भी ड्रीम लाइफ दे सकते हो अपनी फैमिली को? नहीं, आप सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हो, सपने पूरे नहीं कर सकते। अब मैं बात करती हूँ कि वेस्टीज में आपको क्या मिलेगा। यस, अगर आप यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर भी हैं, तो क्राउन डायरेक्टर अगर 3 साल भी काम करता है और बहुत ही मिनिमम पैसा भी कमाता है, तो 1 लाख से नीचे नहीं कमाता। यस, 1 लाख से नीचे आपकी इनकम नहीं जाएगी। 1 लाख रुपए अगर मैं बात करूं 12 महीने आप अर्न करते हो तो कितना होता है? 12 लाख रुपए। और 12 लाख रुपए को अगर 30 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3.60 करोड़ मिनिमम। ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया कि मिनिमम आप इतना ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो आप आराम से ड्रीम लाइफ जी सकते हो। यस, डेफिनेटली जी सकते हो ड्रीम लाइफ को, क्योंकि ये लाइफ में कि आप इससे क्या हो सकता है कि अगर वेस्टीज में आप स्टार्ट करते हो तो इस पोजीशन पे आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्रीम लाइफ जो आपने सोची होंगी, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते होंगे, वो सारी चीजें यहाँ से मिले। तो ये मैंने अपना प्लान बनाया हुआ था कि डेफिनेटली ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी। और इसमें बहुत अच्छा गाइडेंस रहा मेरे सारे अप्लायंस का और बहुत मेरी टीम का। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताते गए, बिल्कुल उसी तरीके से मैं काम करती गई। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके ऊपर मैंने वर्क किया और वो वर्क करके मैं बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाई। पहला पॉइंट था माइंडसेट के ऊपर। यस, आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है मैम, किस तरीके से हम अपनी पीवी बढ़ाएं, या फिर मैम प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर क्या हो पा रहा है सर, कैसे हो पाएगा। सर मैं आपको बताऊं, पहले ना आप नहीं हो पा रहा वर्ड बोलना बंद करो, पॉजिटिव माइंडसेट से रहो। आपके अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है, कैसे आप इसमें और अच्छा कर सकते हो, तो ये आपको बताएगा कि आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि आप प्रॉब्लम्स में फंस रहे हो।
तो पहला काम ये करना है कि अपने माइंडसेट पे वर्क करना है, जो कि मैंने किया, कि मैंने ढूंढना शुरू किया। तो आप यहाँ पे जितने भी अपलाइन से आप सोच के देखो कि वो उनका एटीट्यूड कैसा है। यस, गिविंग एटीट्यूड है, आपके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहे हैं, आपके लिए मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, ये सारी चीजें अरेंज जो वो कर पा रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, क्या वही एटीट्यूड आपका भी आपकी टीम को लेके है? क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने टीम की? यस, बिल्कुल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एक अच्छे माइंडसेट के साथ में। मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो फिर मैंने सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू किया। यस, लॉकडाउन ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊं मेरे टीम में कैसे एक एक नोड में कम से कम 15-15 अचीवर्स, 20-20 अचीवर्स कैसे हो पाए, क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस ढूंढा। मैंने कहा कि अगर मैं रेड जोन एरिया में रहती हूँ तो मैं अपने जो कॉन्टेक्ट्स निकालूंगी वो निकालूंगी ग्रीन जोन एरियाज में, ऑरेंज जोन एरियाज में। यस, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट पे काम करना शुरू किया। मैंने कहा कि लॉकडाउन यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो नहीं है। यस, तो मैंने लॉकडाउन को एज एन बहुत पॉजिटिव पर्पस से लिया, इतनी सारी ट्रेनिंग्स मिली, उसके साथ साथ में मैंने कहीं ना कहीं उसको एप्लीकेशन करने के लिए मैंने ऑनलाइन प्लान दिखाना सीखा कि ऑनलाइन किस तरीके से प्लान दिखाते हैं, एप्स वगैरह का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद में अपनी टीम में हर एक पर्सन को वो नॉलेज दिया कि किस तरीके से वो कर सकता है। जिनके प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, मैंने सेल्फ पिकअप बताया। यस, डेफिनेटली आप अगर सेल्फ पिकअप कराते हो तो आप अभी जितनी मेरी लास्ट यूथ आइकन्स की जो मीटिंग हुई थी दीपक सू सर के साथ में, उन्होंने सर ने बताया कि स्टॉक्स जो हैं वो आपके जो ओपन होने वाले डीएलसीपीज हैं वहां पे मिलना शुरू हो गए हैं, और जब मिलना शुरू हो गए हैं तो आप वहां से पिकअप कर सकते हो। तो सेल्फ पिकअप डाल के करोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे एरियाज में ऐसा होगा कि सेल्फ पिकअप हमारे पास का शॉप में ले नहीं रहा होगा, तो मैंने चेंज एड्रेस करके वहां पे शॉप में करना शुरू किया। तो ये सारे तरीके मैंने निकाले सो दैट कि मेरी जो टीम है वो टीम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, कोई भी रीजन उसको स्टॉप ना कर सके। ये रीजंस मैंने निकाले कि अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। बेसिक पे गई, बिल्कुल बेसिक पे गई कि अगर इस बिजनेस को अच्छी तरीके से हमें आगे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का इतना खतरनाक फेज चल रहा है कि हर कोई इंसान ज्वाइन कर रहा है और कोई इंसान मुझे नो कर रहा है तो वो कंपनी को नो नहीं, मुझे नो कर रहा है। यस, तो मुझे अपनी स्किल्स पे और वर्क करने की जरूरत है। हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर डाउनलाइन जो है वो रिपर्चेज नहीं कर रही है, अपलाइन जो है ये इस तरीके से सुन नहीं रही है। मैं सर एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपको बेस्ट डाउनलाइन चाहिए, बी द बेस्ट डाउनलाइन। आज यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ये मंथ पूरा स्टार्ट हुआ है, क्या जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना रिपर्चेज करके एक स्टेटस पोस्ट किया? नहीं, एक स्टेटस ग्रुप में पोस्ट किया कि माय रिपर्चेज इज डन, माय रिस्पांसिबिलिटी, माय रिपर्चेज इज माय रिस्पांसिबिलिटी। यस, अगर आपको चाहिए कि आपकी डाउनलाइन रिपर्चेज करे, आपकी डाउनलाइन बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग्स दिखाए, आपके डाउनलाइन कॉन्टैक्ट लिस्ट करे, तो क्या आप किसी के डाउनलाइन नहीं है? यस, आप भी तो किसी की डाउनलाइन है, तो आपको भी तो वो सारा काम करना चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी डाउनलाइन के साथ में करने का। जब मैं अभी आज के टाइम में 5-5 लॉगिन्स निकाल रही हूँ, आज के टाइम में मैं मीटिंग्स दिखा रही हूँ, आज के टाइम में मैं सीएनटी कर रही हूँ, तो आप किसी भी लेवल पे होंगे, आप क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। आप अपने अपलाइन में जो चीज चाहते हैं कि मेरी अपलाइन मुझे इस तरीके से ग्रीट करे, इस तरीके से बोले, क्या वही सेम एटीट्यूड आपका भी आपके अपलाइन एज एन अपलाइन के तौर पे है? यस, चेक करना जरूरी है, बिकॉज सबसे पहले हम खुद को चेंज करेंगे देन दुनिया को चेंज करेंगे। तो मैं जब मुझे चेंज होना था, मैं सबसे पहले बेस्ट अपलाइन बनी, बेस्ट डाउनलाइन बनी। जब मैं अपने अंदर चेंज लेके आ पाई तो मैं अपनी टीम में चेंज लेके आ पाई। यस, उस तरीके से मैंने वर्क करना शुरू किया, माइंडसेट पे वर्क किया, कैलकुलेशंस पे वर्क किया, अपनी टीम का पोस्टर मैंने खुद डिजाइन किया। यस, अपनी टीम का पोस्टर, चाहे यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, आप सब लोगों को फर्स्ट मंथ में ही प्लान करना चाहिए कि आपके टीम से कितने अचीवर्स निकलेंगे, और ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि इनके अचीवर्स आप निकाल के ही रहोगे। सर, मैं आपको बताऊं, दुनिया कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करा रही है, दुनिया प्रोडक्टिविटी दिखा रही है, आपको बस उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। कनेक्टिविटी प्लस एक्टिविटी गिव्स यू द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पे वर्क करना है। अगर आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना हो तो फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव। यस, एंड इसी पे मैंने वर्क किया और बहुत अच्छी तरीके से मैं इस फील्ड में आगे ग्रो कर पा रही हूँ। और अगर कोई भी चैलेंज आपके साथ में आ रहा है, ये सोच लेना कि वो चैलेंज आपकी टीम के साथ में भी आने वाला है, और टीम उम्मीद करेगी कि मेरे अपलाइन को वो चैलेंज का सोल्यूशन पता होगा, तो फाइंड द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच सर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजें बता पाई अपनी जर्नी से। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। पूर्णिमा जी, बहुत ही अच्छा आपका जो सेशन है ये रहा है अभी तक का।
काफी कुछ जानने को मिला और एक इंस्पिरेशन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है। आज हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, यूट्यूब लाइव भी चल रहा है और हमारे जूम सेशन पे पूरा पैक्ड है, पूरे हजारों लोगों से पैक्ड है सेशन। आपकी जो जर्नी रही एक चैलेंजिंग लाइफ से उठ करके आपने कैसे उन चैलेंजेस को फेस किया और एक आइकन के तौर पे आप अपनी पहचान आपने बनाई, सभी फीमेल्स के लिए नहीं, सभी पूरे यूथ के लिए आप एक आइकन के तौर पे आपने अपनी पहचान बनाई हुई है। ऑलमोस्ट सभी सवालों का जवाब जो मेरे मन में थे कि सवाल पूछे जाएं, सभी सवालों का जवाब आपके सेशन के दौरान हमें मिलता ही चला गया। कुछ एक फीडबैक मेरे को मिल रहा है काफी पार्टिसिपेंट से जो आपको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको बहुत से लोग बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू पूर्णिमा जी, एंड आपको थैंक लगातार बोल रहे हैं, पूनम जी बोल रही है गॉड ब्लेस यू। सो कुछ एक सवाल जो अभी है मेरे मन में, मैं एक आधा सवाल वो जानना चाहूंगा बस, कि जो फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग एज अ इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है क्या भविष्य होगा अगर वो इसको अपना एज अ करियर अडॉप्ट करते हैं, तो क्या भविष्य हो सकता है उनके लिए, या आप अपने लिए क्या भविष्य देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं? सर आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। मैं आपको बताऊं सर, बहुत सारी लेडीज है ना जो अपनी फैमिली को कहते हैं ना कि बस एक नारी शिक्षित हो तो अपने घर को एजुकेट कर सकती है, लेकिन वही नारी अगर अर्निंग और हेल्दी हो तो वो पूरी जनरेशन को बदल के रख सकती है। यस, अगर आज कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जितनी भी लेडीज प्रेजेंट है, मैं आपको बताऊं 3 लाख एक्टिव वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वेस्टीज में, प्लस में ही होंगे। जो लास्ट डाटा है जो मेरे पास में आया हुआ है, उस लास्ट डाटा के हिसाब से 3 लाख एक्टिव वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स वेस्टीज में वर्क कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी जो लेडीज है, जो हमारी लीडिंग लेडीज की बुक जो पुरानी आई हुई है वो बहुत ही जल्दी अपडेट होगी और नई लीडिंग लेडीज की बुक बनेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चांस है कि हमें अब चावल की बोरी और आटे की बोरी में पैसा छुपाने की जरूरत नहीं है पैसा बचाने के लिए। और डेफिनेटली आप स्टेप ले सकते हो कि अपने घर में बैठे बैठे किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो और अपनी फैमिली को कोई भी सपने उनके ना टूटे, इसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि मैं अपने सपने पूरे करूंगी, साथ में अपनी फैमिली के सपने पूरे करूंगी। इस चीज की जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ। डेफिनेटली एक जो वुमेन होती है, एक जो माँ होती है, उसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि अगर वो अपने करने पे आ जाना है तो पूरी दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। थैंक यू सो मच सर। राइट जी, राइट, बहुत बढ़िया। और एक सवाल सामने आया है स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरे पास अभी मैसेज, कि जब आपने में शुरू किया पूर्णिमा जी, तो स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस रहे जैसे आपने बताया, उस समय विश्वास कैसे बनाया आपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या वेस्टीज के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत में करते बड़ी तेजी से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, सफलता उतनी स्पीड से नहीं मिलती जितनी उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन बैठने लगता है। तो आपने कैसे विश्वास बनाया, या उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा, मैं आपको पूरा शेड्यूल बताती हूँ। मेरा 5 बजे तक कॉलेज होता था, 5 बजे कॉलेज के बाद में मुझे ट्यूशन जाना होता था और ट्यूशन के साथ साथ में मुझे वेस्टीज करना होता था। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं था जिससे मुझे ये सारी चीजें मिल सकती थी। अब जिनके लाइफ में ऑप्शंस होते हैं ना, उनके लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि वो लोग जल्दी जॉब छोड़ते हैं जिनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा उनको खिलाने वाला कोई पर्सन घर में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी जॉब छोड़ते हैं। लेकिन जिनके पास में खिलाने वाला कोई पर्सन नहीं होता है ना, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको घर चलाना है, वो चाहे जॉब बॉस की भी सुने, चाहे उनको सही टाइम पे भी जाना पड़े, वो कभी अपनी जॉब से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको पता होता है कि इस सैलरी में से 2000 रुपए यहाँ जाना है, 2000 रुपए यहाँ जाना है और अपनी फैमिली को मुझे खिलाना है। आज रमजान का टाइम चल रहा है सर, सबसे ज्यादा जो इस वक्त सारी शॉप्स जितनी भी हैं, सारी शॉप्स में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उन लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त बिजनेस चल रहा होता है, एसी कूलर का बिजनेस चल रहा है, इस वक्त सबसे स्टॉक भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खरीदने वाला ग्राहक नहीं है। आप सोच के देखो कि आपको खाना खाने का मौका मिल रहा है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो ऑनलाइन बेसिस पे आप वर्क करके अपनी फैमिली का पेट भर सकते हो। उनके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है और वो भूखे सो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जब अपना ऑप्शन कट करते हैं ना, अपना बैकअप ऑप्शन कट करते हैं, तो हमें एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, वो वेस्टेज, और फिर उसमें आप प्रॉब्लम्स नहीं, आप सोल्यूशन ढूंढते हो। बिल्कुल ठीक जी। एक और अभी एक सवाल आया है अमित जी की तरफ से, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ साथ वेस्टीज कर रहे हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि लोग जो करियर की जो चॉइस होती है वो होती है कि जॉब कर लें हम लोग। मतलब इंडिया में बचपन से लोगों को पढ़ाया जाता है कि बड़े होकर के आपने पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करनी है आपने। तो उनके पेरेंट्स का भी एक प्रेशर रहता है कि ये वेस्टीज, ये क्या काम है, आप किस काम में लग गए हो और आप जॉब पे अपना ध्यान लगाओ, जॉब कर लीजिए। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, और कैसे इंपॉर्टेंस बताना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में?
डेफिनेटली सर, एक्चुअली देखिए मेरा जो सबसे पहला फेज था, मैं निकल पा रही थी जब विश्वास करना था मुझे। मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक टेक्निकल टाइप गर्ल थी, तो मुझे मुझे पता था कि पहले मैं देखूं कि इस बिजनेस में आ रही हूँ तो मैं ग्रैब क्या क्या करके लेके जाऊंगी। तो मुझे पहली चीज दिखी कि मैं एक काम तो कर सकती हूँ कि जहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये सारे हेल्दी तो है नहीं, वरना लोगों को हार्ट डिजीज ज्यादा हो रही है, तो इसलिए मतलब हेल्थ तो मिलेगी मिलेगी। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि अगर मैं कोई भी जॉब करती हूँ, कोई भी जॉब में मुझे कम से कम अपनी हेजिटेशन को रिमूव करना होगा और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना होगा। क्या कोई पर्सन मुझे ये चीज सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा है। जब बैठे बैठे सीखने का मौका मिल रहा है और अच्छा खासा ट्यूशन टीचर मिल रहा है, तो मुझे क्यों क्यों मैं इसमें अपना टाइम ना दूं। तो मुझे लगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो मुझे मिल ही जाएगी, और बस मुझे मैटर ही तो चेंज करना होगा। जब मैं मैटर चेंज कर लूंगी तो फिर मैं कहीं और पे बात कर लूंगी। और तीसरी चीज मुझे यहाँ से दिख रही थी कि तीसरी सबसे बेस्ट चीज जो यहाँ से मिलेगी वो मुझे मिलेंगे कॉन्टैक्ट्स। कल चल के अगर मैं कोई भी बिजनेस अपना ओपन करती हूँ तो उस बिजनेस से मुझे जानने वाले लोग ही इतने ज्यादा मिल जाएंगे कि मुझे उस बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट होगा, और बाकी जो पैसा मिल ही रहा है। तो जब ये सारी चीजें मुझे लगी कि कैशबैक भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे मेरी 5 उंगलियां जो घी में है, तो मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाली। कहीं पे जा रही हूँ, कहीं तो सारा मैं ग्रैब ऑन करके ही आऊंगी। और यही सेम चीज मैंने अपनी फैमिली में भी बताई कि मम्मी मैं इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तौर पे कर रही हूँ, जिससे मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो, और जब पैसा आने लगा तो मेरी फैमिली को बिलीफ आने लगा। डेफिनेटली मैंने इस पे वर्क किया। बिल्कुल ठीक। कि एक अपने जो कंजप्शन कर रहे हैं ऑलरेडी, जो घर का सामान ऑलरेडी आ ही रहा है, उसको अगर हम वेस्टीज से लेना शुरू कर दें और सिस्टम की पावर को समझे, तो एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, और सभी पेरेंट्स को भी ये बात धीरे धीरे समझ भी रहे हैं और समझ में आती भी जाएगी धीरे धीरे। एक छोटा सा सवाल है, एक अभी आया है अमित जी का, वो जानना चाह रहे हैं कि पूर्णिमा जी 2020 में हम हैं, 2025 में कंपनी का विजन है कि हम 20,000 करोड़ करेंगे, तो उस समय तक आप अपना फ्यूचर क्या देख रही हैं, आप किस इनकम तक पहुंच जाएंगे? सर डेफिनेटली जैसा जैसा जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मेरा जो मैं तो बहुत ज्यादा जेलस फील करती हूँ उन लोगों से जो फर्स्ट ईयर में है और 12th क्लास में है। और मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब कॉलेज लाइफ में ही आप 4 ईयर जब कंप्लीट करोगे तो आपके पास में कौन सी कार होगी, जितना प्लेसमेंट देने आएगा लोग उतना तो आपके जेब में अमाउंट होगा। तो ये चीज मैं उनसे देख के कि भाई कम से कम आप लोगों के साथ में ऐसा है कि 4th ईयर कंप्लीट करते करते आपके पास में इतना अमाउंट होगा। डेफिनेटली आज के टाइम के 5 साल बाद में जो मैं अपना फ्यूचर देख पा रही हूँ, एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने। डेफिनेटली मेरे पास में मैंने एक सबसे जो फर्स्ट प्लान किया हुआ है मैंने, क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट करने के बाद में मैं हाउस फंड अपना रिलीज करके डेफिनेटली एक घर का प्लानिंग है मेरा। एंड घर की प्लानिंग के बाद में डेफिनेटली एक लग्जरी कार जो कि मुझे मर्सिडीज रेड कलर की बहुत पसंद है, और उसमें मैं प्लानिंग कर रही हूँ बिकॉज मर्सिडीज एक क्लास लगती है मुझे, तो उसकी मैं प्लानिंग कर रही हूँ। और जो कुछ प्रॉपर्टीज जो अपनी फैमिली के फिक्स्ड इनकम के तौर पे देना चाहती हूँ, तो फिक्स्ड इनकम के तौर पे मैंने अपनी कुछ प्लानिंग की हुई है। और अपनी टीम से जिस तरीके से कहते हैं ना कि हम हमेशा एक विजनरी पर्सन होता है अपने टीम में, जैसे सर ने अभी मुझे बात की थी कि 150 लोग जो थे वो हमारे टीम से गए हुए थे, शिवम गोस्वामी सर के पूरे नोट से कि 150 लोग गए थे थाईलैंड ट्रिप में। तो इस बार की जो हमारी प्लानिंग है हम 500 लोग लेके जाएंगे, तो उसमें हमारा भी कुछ कितना कंट्रीब्यूशन होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। तो ये सारे लोगों के विजन्स हैं कि हमारी टीम से कम, अभी तो मेरे टीम में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख मंथली इनकम करते हैं। तो अभी जो प्लानिंग है कि डेफिनेटली उस टाइम तक नंबर जो आंकड़ा है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग्स हैं जो मैंने अभी की हुई हैं, और अपनी टीम से मैक्सिमम यूथ आइकन्स लेके जाना है बिकॉज सर ने ये बोला हुआ है कि जो यूथ आइकन्स हैं अभी हमें 200 अप्रोक्स में 150 से लेके 200 यूथ आइकन्स वो चाहते हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करें उनके साथ में। तो ये डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ में यहाँ पे भी जितने आइकन्स प्रेजेंट हैं कि आगे लाइफ में आप जितनी जल्द से जल्द ये चीजें अचीव करके यूथ आइकन्स के पेज पे आप आ सकते हो तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये मेरा विजन था कि हम अपनी टीम में ऐसे बहुत ही बढ़िया विजन आपका है, और हम सबकी प्रार्थना है कि आपका ये विजन जल्दी जल्दी पूरा हो, आप भी कामयाब हो और आपकी टीम में और हजारों लाखों लोग और ज्यादा कामयाब हो। हमारे साथ में हमारे एक लीडर हैं, हमारे एक डायनामिक लीडर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर मोटिवेटर हमारे फरीदाबाद से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सतपाल जी हमारे साथ हैं। तो सतपाल जी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। Yeah, thank you so much, Vishal ji, and a very good morning, everybody. Purnima, thank you so much for thank you so much for your precious time, and very very importantly, आप जिस टाइम में आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया,
आई वॉज लिसनिंग ऑल यू, मैंने सारी बातें सुनी, आपकी जर्नी सुनी, आपके वैल्यूएबल टिप्स और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपका जो अपना विजडम है। आई वॉज रियली सरप्राइज कि इस समय पे बच्चों की जो किताबें होती हैं जो वो पढ़ते हैं, द टाइप ऑफ मूवीज दे सी एंड द टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट दे हैव, आपके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो पूर्णिमा जी इट इज टोटली अपग्रेडेड नाउ। ये 2020 सॉफ्टवेयर है। और जैसे आपने कहा कि यूथ आइकॉन्स के लिए कंपनी जो सोच रही है, डेफिनेटली 2030 जैसे बताया जा रहा है, इंडिया विल बी द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, and people like you are going to lead like anything, and we're really proud of you and your team and entire youth icon of India जो वेस्टीज के अंदर आज काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको देख के हमें भी बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे लोग जो आज अभी जूम पे हैं एंड उन लोगों ने भी आपसे बहुत कुछ अभी सीखा है डेफिनेटली। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से जितने भी हमारे जूम पे जो लोग हैं वो मैं जानना चाहूंगा, वो समझ लें और आपसे आपके माध्यम से मैसेज जाए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी पुरानी पढ़ाई लिखाई जो आप कर चुके हैं, आपकी ग्रेजुएशन है, किसी की कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, गुड, वो एक अलग स्टडी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो किताबें हैं, जो कहा जाता है, तो पूर्णिमा जी अपने कैरियर में डायरेक्ट सेलिंग में क्या किताबें पढ़ती रहती हैं और उनसे क्या चीजें आपको मिली जिससे आपको ऐसे समय जब आपको लगता होगा कि मैं छोड़ दूं या मुझे क्या मोटिवेशन चाहिए या किस तरह का डायरेक्शन, तो कौन सी 1 या 2 किताबें आप सजेस्ट करेंगे हमारे लोगों को? और किताबें पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे 20 मिनट पढ़ें चाहे 10 मिनट पढ़ें, तो एनी वैल्यूएबल टिप दैट यू कैन एंडोर्स टू अवर पीपल। डेफिनेटली सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो कभी मैं भी हो सकता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है लेकिन वो सफलता टिकती नहीं है। यस, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बहुत बड़ी बात है। और अगर पैसा कमाते रहना है तो वो नॉलेज और वो विजडम्स के साथ में ही हो सकता है। जब हर पर्सन की लाइफ में ऐसा आता है कि जब वो फॉल करता है, यस, लेकिन मजा तभी आता है जब वो राइज करता है। फॉल होने के बाद में जब वो राइज करता है, वो राइज तभी हो सकता है जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। उसके लिए बुक्स मैंने जो रीड करना शुरू किया था वेरी स्टार्टिंग फेज में, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं लोगों को समझाने में लग जाती थी। यस, समझाने में, कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं उनको समझाने लगती थी। लेकिन जब मैंने बुक पढ़ी सवाल ही जवाब है, तब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि पैसे नहीं है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको कि पैसे नहीं है, ये बताते हुए कैसा फील हो रहा है? तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, जब उन्होंने बोला कि मेरे पास में लोग नहीं है, तब उन्होंने बोला कि ये बताओ, ये अच्छा लग रहा है, ये बताते हुए आपके पास में कल कौन खड़ा होगा जब आपके पास में जरूरत होगी? तो जब ऐसे क्वेश्चंस मैंने पूछने शुरू किए तो फिर कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है वो अपने आप आना सुना। जो चीज मैं सुनना चाहती थी वो अपने आप वो अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिए। तो ये उस बुक का मेरे ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा। और डेफिनेटली हम सबके लाइफ में ऐसा होता है कि हम जब आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में बीइंग अ बॉस की तरह बात करना शुरू कर देते हैं। बॉस से नहीं, हमें रिक्वेस्ट की तरह से हमें बात करना है, लीडर की तरह से बात करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से लोक व्यवहार जो बुक थी, उस बुक ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया कि अपनी जो रिलेशन, जिस बिजनेस को हम कहते हैं ना रिलेशनशिप मार्केटिंग, मैंने जैसा बोला कि यहाँ से बाहर, इंडिया से बाहर इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप पर्सन की साइकोलॉजी किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं कि उस पर्सन को क्या जरूरत है और क्या भाव होना चाहिए किसी पर्सन को जानने के लिए। तो मुझे वो बुक बहुत ही अच्छी लगी कि मैं उस बुक को पढ़ के मेरे लाइफ में थोड़े से चेंजेस आए। कुछ लीडरशिप की बुक्स वगैरह थी, तो ये मैंने सर वर्क किया इसके ऊपर और बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेटली मैं इस पे वर्क कर रही हूँ आगे भी। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। एंड डेफिनेटली सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। विशाल जी, ये बहुत बेसिक बुक रही है। लाइक जब व्हेन वी स्टार्टेड अप, तो आइस ब्रेकिंग फार्मूला और फाइंडिंग द पीएमएफ, वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें एक कोट आता था जो शुरू में जब बुक शुरू होती है, वो दैट सक्सेस इज अ गेम, द मोर यू प्ले द मोर यू विन। सफलता एक गेम की तरह है, जितना खेलोगे उतना जीतोगे और जितना जीतोगे उतना खेलोगे। एंड लोक व्यवहार, बिल्कुल बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट्स बाद में है, मार्केटिंग प्लान बाद में है। फर्स्ट यू आर द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आपको लोग कैसे देखें, आपको लोग कैसे सुने, एंड हाउ यू वांट द पीपल शुड ट्रीट यू।
वही चीजें लोक व्यवहार में पूर्णिमा जी ने बताया। बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम। और ये चीजें और आगे कार्य करें, खूब आगे तरक्की आप करें और बड़ी ऊंचाइयों पे आप पहुंचे। जब जब बड़ी ऊंचाइयां आप छुएं, just always keep in mind that there are a lot of people who are going to lead, who are going to follow you. तो आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। lot of blessings for you and विशाल जी, मैम को हम यही विराम देते हैं और कुछ अनाउंसमेंट जो हमारी ऑफर्स और स्कीम्स की है वो पूर्णिमा जी वैसे भी सुन सकती हैं। बट मैं सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वेस्टीज ने मई महीने के अंदर, रादर अप्रैल से बड़ी सारी चीजों की शुरुआत करी, और जहां लॉकडाउन के समय पे इतना चैलेंज लोग फील कर रहे हैं, वहां पर कहते हैं ना कि एक अच्छी कंपनी की नीयत और अच्छी कंपनी का जो संस्कार है वो डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ने प्रूव करती आई है। और एक भारतीय कंपनी होते हुए उस वेस्टीज ने समझा कि आज के समय की जरूरत और मांग क्या है। सो वेस्टीज ने यूसीडी मीट के काफी सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, जिसमें 60 पीवी लोगों की शुरुआत दी। पहले 100 पीवी की कंसिस्टेंसी थी, एक और नई कंसिस्टेंसी कंपनी ने दी, दैट इज 60 पीवी। साथ के साथ कंपनी है स्टार्टेड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कल अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि आपका जो एलओबी क्राइटेरिया है उसमें चेंज कंपनी लेकर आई है, जिसकी ट्रेनिंग हम कल कर चुके हैं। फिर भी इस बारे में और आप जानिएगा उन लोगों से जिन्होंने आपको बुलाया है। और अब समय है कुकिंग ऑयल, जो वेस्टीज का सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो अभी थाईलैंड ट्रिप पे भी कंपनी ने अनाउंस किया कौन कौन से हमारे सबसे ज्यादा मूव होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो उसके अंदर राइस ब्रांड वाज द नंबर वन, इज नंबर वन। और फिर भी कंपनी ने नंबर वन प्रोडक्ट को, कहते ना जिसकी टीआरपी हाई होती है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी ने कुछ और ही कर दिया। कहना जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कंज्यूम होता है, अच्छा है कि कंपनी को तो रेवेन्यू मिलेगा, बट कंपनी ने 25% स्ट्रेट अवे डीपी डिस्काउंट पे आप और हमें अब टू जो 395 का प्रोडक्ट जिसका एमआरपी 460 है उसको 395 डीपी, और अब हमें 297 के अंदर अब हमें राइस ब्रांड अवेलेबल है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा चेंज है। साबुन जो 35 रुपए का हमारा नीम तुलसी पुदीना सबसे ज्यादा मूव होने वाला है, जो प्री एनिवर्सरी ऑफर है, आप तक पहुंच चुके हैं। उसकी रिकॉर्डिंग उसके यूट्यूब पर, वैसे भी पीपीटीज सब कुछ आपके पास है। जिसको ना मिला हो बाय चांस, प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए अपने अपलायंस से, अपने इमीडिएट डायरेक्ट अपलायंस से, और जानिए कि हमारे नए लेटेस्ट 10 प्रोडक्ट्स पे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से स्ट्रेट अवे 25% और हैवी डिस्काउंट आप और हमें दिया है। लॉकडाउन में जहां लोगों की कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, वहां वेस्टीज ने लोगों को मौका दिया है कि आप एक नए प्राइस के साथ अपनी बिजनेस को बढ़ाएं, लोगों को एसोसिएट करें, एंड लेट्स रिक्रूट इंडिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के कार्य में आगे बढ़ें, बिकॉज अभी समय है ज्यादा से ज्यादा बड़े अपने नेटवर्क को बनाना। मई जून जुलाई, और जब हम जून महीने के अंदर एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेट करें कंपनी के साथ अपने 16 ईयर की शुरुआत में, तो मैं चाहूंगा कि हम सब यही विश कर रहे हैं कि हम सबके नेटवर्क मल्टीफोल्ड जाएं, कई गुना हो जाएं। और जहां 2020 लोग थके हाल देख रहे हैं, अब क्या होगा, दुकान चलेगी, नौकरी रहेगी, येलो स्लिप्स एंड कट डाउन इन सैलरीज, वहां पर अब लोगों को वेस्टीज ने ये दिखा दिया है, वी आर नॉट ए स्मॉल कैंडल, वी आर ए हेलोजन लाइट, वी आर लाइक ए रे ऑफ होप, वी आर द रे ऑफ सक्सेस, वी आर द रे ऑफ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ए बिग इंडिया कमिंग फॉर द डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन, जिसमें आप और हमारा योगदान। ये 3 महीने में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट स्लीप, डोंट रेस्ट। ये है वार स्किल पे काम करने का। आपने देखा ना कितने प्रशासनिक अधिकारी, कितने डॉक्टर्स, वैल्यूएबल विद ड्यू रेस्पेक्ट टू नर्सेज, डॉक्टर्स, जितनी भी टीम है, उन्होंने घर बच्चे छोड़कर सेवा दी है पूरे भारत को। और आज आप और हमारा समय है उसको एक इकोनॉमी चेंज को एक बड़ी इकोनॉमी में बदलने का। सो लेट्स अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए, थोड़े से अपने इरादे मजबूत कर लीजिए। और वेस्टीज ने जितनी मजबूती के साथ अपने प्राइस को एक रिविजन दिया है, एलओबी के क्राइटेरिया को रिवाइज किया है, ये समय है इस समय अपने आप को और बड़ा स्वरूप देने का और एक बड़ी सफलता की तरफ जाने का। सो विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, एंड पूर्णिमा, गॉड ब्लेस यू। खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। आपकी तरक्की, आपके इनकम, आपके पे आउट्स, आपकी लग्जरी कार जल्दी जल्दी और तरक्की छुए और बड़े आइकॉनिक रूप में आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच विशाल जी, ओवर टू यू। सतपाल जी, थैंक यू सतपाल जी। हमारे बहुत बढ़िया आपका इंफॉर्मेशन रहा हमारे स्कीम्स के लिए भी। एंड हमारे साथ में हमारे फरीदाबाद से हमारे लीडर, हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर लोकेश सेठी जी हमारे साथ में हैं। तो मैं चाहूंगा लोकेश सेठी जी, लोकेश सर आप आए। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूर्णिमा मैम, थैंक यू सो मच। पूरा ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। और मैंने भी आप ही की एज में नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। मैं और विशाल सर और सतपाल जी 1998 से हैं, 98-99 से। मैं 98 से हूँ, मैं इनका सीनियर हूँ। ये लोग 99 में आए थे।
तो मैं भी आप ही की एज में आया था मैम नेटवर्क मार्केटिंग में, और आपको देख के बहुत अच्छा लगा आज, और जो आपकी कामयाबी है मैम, मैं आपको कांग्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आपने अगर कामयाब हुए हो तो आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और आपकी वजह से कितने लोग कामयाब होंगे आपसे इंस्पायर होके, आपको खुद नहीं पता। मतलब आज मुझे बहुत टाइम बाद मैंने इतने यंग व्यक्ति को सुना, मतलब आप तक मैंने शिवम जी को सुना था, तो सबकी एज 26 साल 27 साल, और भी काफी लोग हैं, बट 21 ईयर्स की एज में, और ये जो आपने कामयाबी पाई है, इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही काबिल तारीफ है। आपने मैम हमारे ग्रुप को इंस्पायर किया, थैंक यू सो मच। हमारी कभी आपको जरूरत हो, अब कभी भी आपको ऐसा लगे, तो मैम हम हमेशा आपके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी, ओवर टू यू। सर, आपका इतना काफी है सर। कहना ही इतना काफी है सर। थैंक यू सो मच सर। So thank you लोकेश जी एंड पूर्णिमा जी, हम सबकी तरफ से एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग यू, एवरीबॉडी इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स, पूरा मैसेज बॉक्स भरा पड़ा है आपके ब्लेसिंग्स के लिए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आपसे दोबारा बहुत जल्दी हम लोग लाइव सुनने का मौका मिलेगा, हम लोग कभी आपको मौका लगेगा लॉकडाउन के बाद तो आपको दिल्ली बुलाएंगे सेमिनार के लिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच एंड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का हमारा, और कल शाम को हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक वंडरफुल सेशन के लिए, जिसमें हमारे पास एक और लेजेंडरी पर्सनैलिटी आने जा रहे हैं हमारे को वेबिनार देने के लिए। तो हम कल शाम को 5 बजे मुलाकात करेंगे जूम सेशन के ऊपर, दिल्ली से हमारे प्रीतम सिंह रावत जी, उनका सेशन सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे हेल्दी, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू।